यूपीएससी रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं भारतीय हस्तकला का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है महात्मा गांधी और स्वनिर्भरता। तो महात्मा गांधी ने हमें हस्तकला के बारे में बताया और खुद की निर्भरता के बारे में बताया कि हम स्वयं के ऊपर निर्भर कैसे हो और हस्तकला को हम अपनी प्रगति का रास्ता कैसे बनाएं। इन चीज़ों के बारे में महात्मा गांधी ने बताया है। हम पिछले 2 अध्याय में 2 चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं 2 वीडियोस में। आज तीसरा चैप्टर देखते हैं। उद्देश्य अवसर व्यक्ति से बड़ा होता है। जो उद्देश्य होता है अक्सर व्यक्ति से बड़ा होता है। निश्चित तौर पर चरखा मुझसे बड़ा है। मेरी राय में इसके साथ भारतीय मानव जाति का जो समग्र हित है वह भी जुड़ा हुआ है। मोहनदास करमचंद गांधी कहते क्या है कि जो उद्देश्य होता है व्यक्ति से बड़ा होता है और निश्चित तौर पर चरखा मुझसे बड़ा है, और चरखा को स्वयं से बड़ा बताते हैं। मेरी राय में इसके साथ भारतीय मानव जाति का जो समग्र हित है वह भी जुड़ा हुआ है। गांधी जी के विश्वास की पहली चीज, जैसा उन्होंने स्वयं कहा है, अहिंसा। अतः वह ऐसे समाज को स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें हिंसा हो। उन्होंने कहा है कि वास्तव में सच्ची सभ्यता वहाँ है जहाँ उद्योगों का प्रवेश नहीं हुआ है और उनका प्रभाव नहीं पड़ा है। ब्रिटिश शासन के माध्यम से उद्योगों के प्रभाव को महसूस करने से पूर्व भारत इस वास्तविक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता था। स्वनिर्भरता और हस्तशिल्प के बारे में महात्मा गांधी के विचार प्रत्यक्ष रूप से उद्योगों और औद्योगिक समाज के बारे में उनके विचारों से संबंधित थे। ठीक है, स्वनिर्भरता मतलब उद्योग और स्वयं के रोजगार के बारे में संबंधित था। गांधी जी का विश्वास है कि औद्योगिक समाज वस्तुओं के असीमित उत्पादन पर आधारित है। ठीक है, औद्योगिक समाज वस्तुओं के असीमित उत्पादन पर आधारित है। इससे लालच पैदा होता है। जहाँ पर असीमित उत्पादन होती है उससे लालच पैदा होता है और प्रतियोगिता बढ़ती है। इसका अंतिम परिणाम हिंसा और युद्ध होता है। मुझे मशीनरी के लिए आतुरता पर आपत्ति है। यह उस चीज़ के लिए आतुरता है जिसे वे श्रम बचाने वाली मशीनरी कहते हैं। व्यक्ति श्रम की बचत करता है जब तक कि हजारों लोग बेरोजगार न हो जाए और सड़कों पर भूखे मरने के लिए न आ जाए। मैं समय और मेहनत दोनों की बचत करना चाहता हूँ, लेकिन मानव जाति के कुछ हिस्से के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए। मैं चाहता हूँ कि धन का संकेंद्रण केवल कुछ लोगों के हाथ में न होकर सभी के हाथ में हो। मोहनदास करमचंद गांधी ने यंग इंडिया नामक अपने बुक में लिखा था कि उसे मशीन से आपत्ति नहीं है। मशीन से आपत्ति तो नहीं है, लेकिन मशीन से वे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि वो लाखों लोगों के रोजगार को छीन लेते हैं और कुछ ही खास वर्गों को ही अमीर बनाते हैं। और जो पूंजी का संकेंद्रण एक ही स्थान पर हो जाता है और जो मशीन के उत्पादन से प्रतियोगिता बढ़ती है, अत्यधिक उत्पादन बढ़ते हैं, इससे क्या होता है कि संतुष्टि नहीं बढ़ पाती और अंततः हिंसा और युद्ध में पूरी दुनिया चली जाती है। 20वीं शताब्दी में भी गांधी जी ने तर्क दिया था कि भारत ऐसे क्षेत्र ढूंढना संभव है जो उद्योगों से अछूते हैं। भारत और उसकी सभ्यता का भविष्य उन गांवों में है जिन पर परस्पर आदान प्रदान और स्वनिर्भरता के साधारण मानक शासन करते हैं। गांधी जी चाहते थे कि इन गांवों उनकी शिल्प अर्थव्यवस्था और उनकी पद्धतियों का पुनरुद्धार हो और ये ऐसी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करे जो उद्योगों पर आधारित पश्चिम समाजों से पूर्णतः भिन्न हो। हस्तशिल्प के बारे में उनके विचार इस दृष्टिकोण का ही हिस्सा थे। स्वराज का अर्थ। गांधी जी ने अपना यह दृष्टिकोण कई लेखों में और उल्लेखनीय रूप से 1909 में हिंद स्वराज में लिखे एक विवेचनात्मक निबंध में व्यक्त किया है। यह लेख उन्होंने ब्रिटेन से लौटते हुए जहाज में बैठकर लिखा था। इसमें उन्होंने ऐसे आत्मनिर्भर ग्रामीण गणतंत्र के बारे में लिखा है जहां पर ऐसे लोग निवास करते हों जिनका जीवन स्वनियमित हो। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र के लिए स्वराज का अर्थ मात्र ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। उनके लिए स्वराज इससे बढ़कर है जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता शामिल है, जिससे कि वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर अपने जीवन को विनियमित कर सकें। उसका स्वराज वह था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का शासक हो और उसके पास अपने जीवन को नियंत्रित और विनियमित करने की क्षमता हो। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसके खुद के जीवन को विनियोजित करने की क्षमता हो। यही स्वराज है। स्वराज मतलब हम स्वयं के राष्ट्र के लिए स्वराज की बात को सोचते हैं, लेकिन स्वराज का वास्तविक अर्थ गांधी जी ने जो लिखा है उसका कहने का अर्थ यह था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को विनियोजित करने की क्षमता रखता हो।
किसी देश की प्रत्येक व्यक्ति या भारत देश की प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को नियोजित करने की क्षमता रखता हो, यही गांधी जी के अनुसार स्वराज है। इससे समाज में ताकत और रुतबे की असमानता समाप्त हो जाएगी और समुचित रूप से परस्पर आदान प्रदान होगा। तो इससे क्या होगा, ताकत और रुतबे समाप्त होंगे और समुचित रूप से परस्पर आदान प्रदान होंगे। मतलब कि गांधी जी समानता के भाव चाहते थे कि उसमें किसी की रुतबा इतनी ना हो कि वे अन्य लोगों को परेशानी में ला सकें, और कोई किसी से इतना कम ना हो कि वो सामने वाले के ऊपर निर्भर हो जाए। गांधी जी निश्चित तौर पर नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के स्थान पर कोई ऐसा शासन आए जिसमें शासन और नागरिक समाज की पश्चिमी सभ्यता को, मतलब पश्चिमी संस्थाओं को अंग्रेजों के बजाय भारतीयों द्वारा चलाया जाए। यह अंग्रेजों के बिना अंग्रेजी शासन जैसा होता। उन्होंने लिखा है कि यह प्रक्रिया भारत को अंग्रेज बना देगी, और जब यह अंग्रेज बन जाएगा तो हिंदुस्तान नहीं कहलाएगा बल्कि इंग्लिस्तान कहलाएगा। यह वह स्वराज नहीं है जो मैं चाहता हूँ। गांधी जी के दृष्टिकोण से स्वराज न केवल ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण के क्षेत्र के बाहर होना चाहिए, अपितु पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से भी परे होना चाहिए। गांधी जी का अर्थ था, हिंदुस्तान का अर्थ क्या था? हिंदुस्तान का अर्थ था कि वह इंग्लिस्तान ना हो, मतलब कि स्वयं की सभ्यता ही होनी चाहिए। पर गांधी जी के सपनों के विरुद्ध भारत में क्या हुआ कि यहाँ पर स्वयं के सपनों के विरुद्ध कुछ नहीं हुआ, और यह इंग्लिस्तान बनकर रह गया, और पश्चिमी सभ्यता लगातार इसका हिस्सा बनती चली गई, इसके हिस्से बनते चले गए। स्वनिर्भरता के विचार को फैलाना। भारतीयों को सभी ग्रामीण कलाओं और शिल्पों का पुनरुद्धार और संरक्षण करना होगा, तभी यह सब संभव होगा। शिल्प के अंतर्गत गांधी जी ने कताई और बुनाई पर सबसे अधिक जोर दिया। उन्होंने लिखा कि वह कौन सी सेवा है जिसकी भारत के करोड़ों लोगों को वर्तमान समय में आवश्यकता है, जिसे सभी समझ सके और उसकी सराहना कर सके, जो करने में सरल हो और साथ ही साथ हमारे करोड़ों भूख से पीड़ित लोगों को जीवित रख सके। और उत्तर आया कि यह खादी का वैश्वीकरण या चरखा चलाना है। अगर स्वयं को निर्भरता करना, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वनिर्भरता बनाना है, तो हमें चरखा चलाना पड़ेगा और खादी से हमें कपड़ा बनाना पड़ेगा, जो इन शर्तों को पूरा कर सकता है। कताई भारतीय हस्तशिल्प का अभिन्न पहलू है, जिसे कि आम आदमी के जीवन का अनिवार्य अंग बनाया जाए। इससे आम आदमी आत्मनिर्भर होगा और जीवित रह सकेगा। यदि भारत के गरीबों को खुशहाल होना है तो उन्हें व्यवसाय और आजीविका के सहायक स्रोत की आवश्यकता है। वे केवल कृषि पर ही निर्भर नहीं रह सकते। गांधी जी ने सुझाव दिया कि हाथ से कताई और कुछ हद तक हाथ से बुनाई सहायक स्रोत बन सकता है। उन्होंने टिप्पणी की कि इस उद्योग ने भारत में 150 वर्ष पूर्व तरक्की की थी, और उस वक्त हमें इतने अधिक गरीब नहीं थे जितने अब हैं। उन्होंने क्या कि गांधी जी ने सुझाव दिया कि हाथ से कताई और कुछ हद तक हाथ से बुनाई सहायक स्रोत हो सकता है, और टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जिस वक्त उद्योग भारत में आए थे, भारत उतना गरीब नहीं था जितना गरीब उद्योग आ जाने के बाद हुआ। इस प्रकार गाँवों को मिलों और मशीनरी पर काम पर निर्भर रहना होगा। गांधी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मशीनें औद्योगिक समाज का एक साधन थी। मशीनें क्या थी? औद्योगिक समाज के एक साधन थी। वे बड़ी मात्रा में उत्पादन करती थी। अतः खादी के प्रसार से मिलों और मशीनों के प्रभाव तथा इंग्लैंड से भारत में होने वाले कपास के आयात को चुनौती मिलेगी, और भारत के लोग स्वयं को हिंसा किए बगैर उद्योगों के नकारात्मक प्रभाव और उनसे उत्पन्न होने वाली अवश्यंभावी हिंसा से मुक्त करने में सक्षम होंगे। उन्नीस सौ 21 में दक्षिण भारत के दौरे के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और विदेश से आयातित होने वाले मिल से बने कपड़े के बजाय खादी की धोती पहनना शुरू कर दी, ताकि वे गरीबों को साथ लेकर चल सकें। उनकी नई वेशभूषा संन्यास और त्याग की उन दो विशेषताओं का भी प्रतीक थी जिनका उन्होंने आधुनिक विश्व की उपभोक्तावादी संस्कृति के विरोध में प्रचार किया। गांधी जी ने पश्चिमी वेशभूषा पहनने वाले राष्ट्रीय नेताओं को भी भारतीय वेशभूषा पहनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन सभी से अनुरोध किया कि वे प्रतिदिन कुछ समय चरखे पर बिताएं। उन्होंने उनसे कहा कि चरखा चलाने से पारंपरिक जाति प्रथा के भीतर मानसिक श्रम और हाथ से किए जाने वाले परिश्रम के मध्य जो सीमाएं हैं उन्हें तोड़ने में सहायता मिलेगी। यंग इंडिया में
13 नवंबर 1924 में। तो वे खुद खादी पहनकर समाज में संकेत देना चाहते थे कि अगर आपको आत्मनिर्भरता होगा तो विदेशी वस्तुओं को छोड़कर आप स्वयं में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, आप भारतीय वस्तुओं का उपयोग करके आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो यह बात उन्होंने यंग इंडिया नामक पत्रिका में लिखी थी, जो कि उनका एक बुक भी है। गांधी जी साथ ही साथ कई अन्य कार्य भी कर रहे थे। वे एक हस्तशिल्प का पुनरुद्धार कर रहे थे, जो कि ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण घटक था। उनका मत था कि कताई और बुनाई के पुनरुद्धार से लोग बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास आजीविका का अन्य स्रोत भी होगा। लोग और गांव अधिक स्वनिर्भर होंगे। साथ ही उद्योगवाद के बुरे प्रभाव से लड़ने का जो आधुनिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। एक कुचक्र। कर, प्रशुल्क और अन्य प्रतिबंधों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत में सूती कपड़े के उत्पादन को हतोत्साहित किया और इसकी बजाय प्रसंस्करण हेतु कच्चा माल इंग्लैंड भेजा। गांधी जी ने इस प्रक्रिया को निम्नलिखित बताया है। अंग्रेज लोग वैकल्पिक एकाधिकार के माध्यम से भारतीय मजदूर द्वारा 7 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से खेत से चुनी गई भारतीय कपास को खरीदते हैं। जो भारतीय कपास है उसको खरीदते हैं। इस कपास को ब्रिटिश जहाजों में हिंद महासागर, लाल सागर से भूमध्य सागर होते हुए जिब्राल्टर के रास्ते बिस्के की खाड़ी को पार करते हुए अटलांटिक महासागर से होते हुए 3 सप्ताह की यात्रा कर लंदन ले जाया जाता है। इस माल भाड़े पर 100% लाभ को भी कम माना जाता है। लंकाशायर में कपास को कपड़े में बदला जाता है, जहां कामगारों को भारतीय मुद्रा के बदले सीलिंग में मजदूरी दी जाती है। जो कामगार होते हैं उन्हें भारतीय मुद्रा को के बदले सीलिंग में मजदूरी दी जाती है। अंग्रेजी कामगार को न केवल अच्छी मजदूरी मिलती है, अपितु इंग्लैंड की स्टील कंपनियों को भी फैक्ट्रियों और मशीनें बनाने का लाभ मिलता है। मजदूरी लाभ यह सभी कुछ इंग्लैंड से में ही व्यक्त होता है। अंतिम उत्पाद को यूरोपीय शिपिंग दरों पर एक बार फिर ब्रिटिश जहाज़ों से भारत भेजा जाता है। इन जहाज़ों के कैप्टन, अधिकारी और नाविक जो अंग्रेज हैं, उन्हें मजदूरी अवश्य दी जाती है। इनमें लाभ पाने वाले भारतीयों में केवल वे कुछ नाविक हैं जो प्रतिदिन कुछ सेंट के लिए नाव में अस्वच्छ तुच्छ कार्य करते हैं। इस कपड़े को अंततः भारत के राजाओं और जमींदारों को बेचा जाता है। इस महंगे कपड़े को खरीदने के लिए धन उन गरीब किसानों से प्राप्त किया जाता है जो स्वयं 7 सेंट प्रतिदिन के लिए काम करते हैं। लुई फिशर 1932 में द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कैसे यह बताया कि यहाँ से जो कपड़ा होता है तो वे सबसे पहले कपास को इंग्लैंड ले जाते हैं और इंग्लैंड से फिर वापस कपास से जो बनी कपड़े होते हैं उनको भारत लाया जाता है। और भारत में उन्हीं मजदूरों के पैसे से जो प्रतिदिन 60 सेंट कमाते थे, उनके पैसों से जो जमींदार और राजा होते हैं इन महंगे कपड़ों को पहनते थे। और यहाँ पर चरखा और एक महिला को साथ में बताया गया है। भारत के स्वतंत्र होने से कुछ माह पूर्व गांधी जी ने लिखा था, चरखा हमारे झंडे का केंद्र है। यह करोड़ों लोगों की एकता और अहिंसक शक्ति का प्रतीक है। यह करोड़ों लोगों की एकता और अहिंसक शक्ति का प्रतीक है। चरखे द्वारा काते गए सूत को मैं एकता के बंधन में बांधने वाली ताकत मानता हूँ, जो कि उन सभी को बांध सकता है जिन्हें झंडे के 3 रंग दर्शाते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि स्वराज का पूर्ण सार इस हाथ से बुने हुए सूत के धागे में है, और इसलिए मैं चरखे को अपना सबसे शक्तिशाली शस्त्र कहता हूँ। उन्होंने चरखे की तारीफ करते हुए कहते हैं कि चरखा एक ऐसा यंत्र है जो सभी को एकता के सूत्र में बांध सकता है। जिस तरह से यह 3 रंगों को एकता के सूत्र में बांधकर हमारा राष्ट्रीयता का प्रतीक बनता है, उसी तरह सभी लोगों को ये भी एकता के सूत्र में बांधकर आत्मनिर्भर बना सकता है। स्वनिर्भर गांव। गांधी जी के लिए स्वनिर्भरता का विचार सबसे अधिक महत्व का था। एक व्यक्ति, गांव और देश तभी स्वतंत्र हो सकता है जब वह स्वनिर्भर हो। गांधी जी के अनुसार आदर्श भारतीय गांव निम्न प्रकार का था। प्रत्येक गांव का पहला ध्येय यह होगा कि वह अपनी खाद्य फसलें उगाएं
और अपने कपड़े के लिए कपास उगाएं। इसके पास पशुओं के लिए सुरक्षित भंडार होना चाहिए। वयस्कों और बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन और खेल का मैदान होना चाहिए। यदि और अधिक भूमि उपलब्ध हो तो यह उपयोग नकदी फसलें उगा सकते हैं, जिसमें गांजा, तंबाकू, अफीम इत्यादि न हो। गांव में एक थिएटर, स्कूल और सार्वजनिक हॉल होगा। इसकी स्वयं की जल आपूर्ति व्यवस्था होगी, जो स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। कुओं अथवा टैंकों के माध्यम से ऐसा नियंत्रित किया जा सकता है। अंतिम मूलभूत पाठ्यक्रम तक शिक्षा अनिवार्य होगी, जहां तक संभव हो। प्रत्येक कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर एक शिल्प दिखाए गए हैं। इसमें एक शिल्प कला दिखाया गया है, जिसमें एक कुम्हार मटके बनाता हुआ प्रदर्शित है। गांधी जी ने हस्तशिल्पों, विशेषकर कताई और बुनाई के महत्व पर बल दिया, लेकिन उन्होंने अन्य हस्तशिल्पों का भी उल्लेख किया, जो प्रत्येक ग्रामीण के पैतृक व्यवसाय का भाग थे। उनका मानना था कि हस्तशिल्पों के विकास से व्यक्ति और गांव के समग्र संसाधनों में वृद्धि होगी और दोनों स्वनिर्भर और स्वविनियमित बन जाएगी। उनके लिए अहिंसा पर संसार उन्हीं स्थानों पर हो सकता है जो उद्योगों से अछूते हों। उनके अनुसार भारतीय गांव ही ऐसे स्थान से, क्योंकि उनके समय में उनका विश्वास था कि वे अभी भी अपेक्षाकृत उद्योगों से अछूते हैं। उनके विचार से गांव के पुनरुद्धार के लिए, उन्हें स्वनिर्भर बनाने के लिए और व्यक्ति को स्वयं का जीवन विनियमित करने का सम्मान प्रदान करने के लिए हस्तशिल्प उनके कार्यक्रम का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह गांधी जी के दृष्टिकोण की चुनौती है, जिसे भारत को अभी पूरा करना है। गांधी जी के दृष्टिकोण की चुनौती है, जिसे भारत को पूरा करना है, और यहाँ पर किसान के बारे में प्रदर्शित किया गया है। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय शिल्प को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्वतंत्रता की संकल्पना के साथ जोड़कर उस पर पूर्ण ग्रहण लगने को सफलतापूर्वक रोका। उन्होंने लोगों से यह कहा कि वे अपने लिए ऐसा कपड़ा तैयार करें जो अंग्रेजों द्वारा तैयार न किया जाता हो। उनके लिए घर पर ही सूत काते। इस तरह उन्होंने साधारण से चरखे को चुनौती के प्रतीक बना दिया और यह आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का अहिंसक और सृजनात्मक हथियार बन गया। इस तरह से हमारा यह चैप्टर खत्म होता है, महात्मा गांधी और शिल्प वाला चैप्टर। हम अगले अध्याय में अगला चैप्टर देखेंगे। तो यूपीएससी रीडिंग चैनल में लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।